अगर आपके सामने 4 लोग रेस लगा रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, उन्होंने पजामे पहने हुए हैं, नीचे जूते पहने हुए हैं और रेस लग रही है। एक दौड़ता है और बहुत आगे निकल जाता है, दूसरा थोड़ा उससे पीछे है, तीसरा पीछे है, चौथा बहुत धीरे-धीरे दौड़ रहा है, वो बहुत पीछे है। तो बाकी सारे लोग बहुत ज़ोर-ज़ोर से उसका नाम चिल्ला रहे हैं, उस चौथे व्यक्ति का। उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं। जो उसके पक्ष के लोग हैं, वो दुखी हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं कि ये इतना स्लो कैसे दौड़ सकता है? ये इतना स्लो कैसे हो सकता है? कोई उस पर हँस रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई जज कर रहा है कि अरे! इसकी किसी से रिश्तेदारी होगी इसलिए ये यहाँ तक पहुँच गया, इसे तो दौड़ना ही नहीं आता है। सब अपने-अपने तरीके से उस चौथे व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जब रेस खत्म होती है और वो चौथा व्यक्ति सबसे अंत में उस रेस को खत्म कर पाता है, तो अंत में जाकर जो लोग उस पर क्रोध कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उसे जज कर रहे थे, उस पर कमेंट पास कर रहे थे, उन्हें पता चलता है कि वो जो चौथा व्यक्ति था, उसके पैर में लोहे की रॉड थी, उसका पैर नकली था। वो दौड़ ही नहीं सकता था, उसे चलने में भी दिक्कत थी, फिर भी उसने दौड़ लगाई। जैसे ही सब लोगों को ये बात पता चलती है कि वो जो चौथा व्यक्ति था, उसकी तो एक टाँग ही नहीं थी, वो तो चल भी नहीं सकता था, फिर भी उसने रेस में दौड़ में हिस्सा लिया, कैसे भी वो दौड़ा। तो अभी तक जो सब लोग मिल के उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसमें बुराइयाँ ढूँढ रहे हैं, उसे कोस रहे हैं, एकाएक उन सब का नज़रिया उसके प्रति बदल जाता है। एकाएक सभी कहने लगते हैं कि वाह! क्या बात है, आप तो सबसे बेहतरीन, आपने ही तो परफ़ॉर्म किया सबसे अच्छा। जो फर्स्ट आया है उसने भी आपसे बेहतर परफ़ॉर्म नहीं किया। अरे वो फर्स्ट आया तो क्या हो गया? उसके तो दोनों पैर थे, वो तो स्वस्थ था। ये व्यक्ति, ये अगर चौथे पर भी आया है, इसने इतनी देर में इतनी दूरी भी क्रॉस कर लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है कि इसने एक पैर ना होते हुए भी इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया और हिम्मत दिखाई 4 लोगों के साथ रेस लगाने की। वही व्यक्ति है, वही लोग हैं, वही परिस्थिति है, वही रेस है, सिर्फ़ नज़रिया बदला है। परिस्थिति को थोड़ा और डीप, थोड़ा और उसके पीछे जाके देखने की समझ डेवलप हुई है। बस ऐसे ही पैजामे हम सब ने पहन रखे हैं। जैसे कि पिछली 2 कड़ियों में मेलिसा के केस का ज़िक्र हो रहा था और मेलिसा के केस का जब ज़िक्र किया तो एक बात हमें जो क्लियर नहीं हो पाई कि मेलिसा ने खुद अपने लिए ऐसा सोल प्लान जिसमें उसे यौन उत्पीड़न सहना पड़ेगा, वो भी अपने ही पिता और दादा द्वारा, ये डिसाइड करेगी वो। और उसके पिता और उसके दादाजी, वो तो अपराधी की कैटेगरी में आते। पास्ट बर्थ में बेशक वो पीड़ित रहे होंगे, बेशक पीड़ित रहे होंगे, लेकिन इस बर्थ में तो वो अपराधी की कैटेगरी में आते हैं ना। तो ये क्या तरीका है? ऐसे ऐसे प्रकृति हल करेगी, ऐसे प्रकृति कार्मिक अकाउंट फिनिश करेगी। एक को अपराधी बना दिया, पीड़ित को अपराधी बना दिया। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम सोल प्लान जो हमारा होता है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। वो फाइनल नहीं होता, वो फाइनल नहीं होता, वो एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रफ खाका। और वो रफ खाका किस आधार पर है? वो रफ खाका 2 आधारों पर है। पहला आपका लाइफ लेसन, दूसरा आपके कार्मिक अकाउंट, आपके संस्कार। इन सब के बेस पर वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। अब जब एक आत्मा धरती पर आएगी तो ना सिर्फ उसके पास्ट के कार्मिक अकाउंट खुलेंगे, पास्ट की ऊर्जा जो वो किसी व्यक्ति के लिए लेकर आई है वो ओपन होगी, साथ ही साथ कुछ विकार भी हैं, कुछ बुरे संस्कार भी हैं, वो सब भी खुलेंगे। लेकिन ये प्रकृति कैसे सिस्टम से
किस सिस्टम से काम करेगी कि वो सब जो खुल के सामने आएँगे, उस वक़्त उस व्यक्ति के स्वतंत्र कर्म भी बड़े पावरफुल होंगे, बहुत पावरफुल होंगे। मैंने पिछली कड़ी में भी कहा था, ये कुछ ऐसा है जैसे एक शराबी व्यक्ति है, वो बड़ा कंट्रोल कर रहा है, वो नहीं चाहता शराब पीना। लेकिन अब एक पार्टी है, उसमें उसको जाना भी ज़रूरी है। तो वो पार्टी में जाएगा और आस-पास उसके शराबियों का माहौल होगा, वहाँ शराब उसे ईज़िली अवेलेबल होगी। तो बेशक वो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियाँ आएँगी तो बहुत चांस है इस बात का कि वो व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाए। इसी तरह से ये जो अपराधी का रोल मेलिसा के दादाजी और पिताजी ने ये मैंने पिछली 2 कड़ियों में शेयर किया है कि क्या मेलिसा की लाइफ़ स्टोरी क्या है। वो आप नीचे प्लेलिस्ट शेयर की गई है मेलिसा की कहानी के सभी भाग, उसमें देख सकते हैं कि मेलिसा की लाइफ़ स्टोरी क्या है। तो उसके दादाजी और पिताजी जब इस पृथ्वी के वातावरण में आए, तो उनके जो स्वतंत्र कर्म थे, वो कमज़ोर पड़े और जो कार्मिक अकाउंट था, जो उनके संस्कार थे, वो हावी हुए और इस तरह की परिस्थितियों को, इस तरह की घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया। ये बात मेलिसा भी जानती थी एज़ ए सोल कि इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत, 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 बहुत पावरफुल हैं कि धरती के वातावरण में जाने के बाद इस तरीके से कर सकते हैं उसके दादा और पिता के रोल में जो आत्माएँ हैं, क्योंकि पास्ट के कार्मिक अकाउंट इस तरह से हैं। लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार थी और यदि जीवन में ऐसी कोई घटना घटी, जैसे कि मेलिसा की लाइफ़ में उसके दादाजी और पिताजी द्वारा उसका यौन उत्पीड़न हुआ, तो किस तरीके से वो जो दर्द है, दर्द यहाँ पर ना कार्ल जंग जो कि आध्यात्मिक रूप से उन्होंने सपनों का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है, कार्ल जंग ने, जो कि सामूहिक अ, अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड की जो ऊर्जा है उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। तो कार्ल जंग की एक लाइन है, उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने कहा था द गोल्ड इज़ इन द डार्क। इसका मतलब ये था कि जो सबसे ज़्यादा, सबसे पावरफुल पावर होती है, जो हमें हील करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, वो हमारा जो अनसोल्व्ड पार्ट है, जो हमारे जहाँ हम डिप्रेस हैं, जहाँ हमें दबाया गया है, वहीं से निकल के आती है। जो हीलिंग की सबसे गहरी क्षमता होती है, वो हमारे दबित और हमारे जो अवांछनीय हिस्से हैं, जिनसे हम बचना चाहते हैं, जब हम उनका सामना करते हैं, वो रोशनी में आते हैं और हम उनके साथ डील करते हैं, तब सबसे ज़्यादा गहरी हीलिंग होती है हमारी। यहाँ पर जो मेलिसा के दादाजी और पिताजी थे, वो भी एज़ ए सोल तो उन्हें बीमार माना ही जाएगा, क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट इस तरह के हैं कि वो एज़ ए सोल, जिसे हम यहाँ धरती पर पापी कहते हैं, उसे सोल वर्ल्ड में बीमार आत्मा कहते हैं। वो तो एज़ ए सोल तो वो बीमार थी ही थी। लेकिन इस धरती पर भी वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत वीक आत्माएँ थीं। जैसे कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होता है, वो कोई अपराध कर देता है, तो उसके साथ डील करने का, उससे रिलेटेड फैसला लेने का सरकार का तरीका कुछ और होता है, कानून का तरीका कुछ और होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा जो अपराध किया जाता है, उसके साथ डील करने का कानून का तरीका कुछ और होता है। तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर आत्माएँ थीं और इस भौतिक दुनिया के हिसाब से भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थीं। इसलिए ये जो दर्द उन्होंने मेलिसा को पहुँचाया, तो मेलिसा ने जीवन जो जिया, पूरा जीवन जो जिया उसने, अंत में वो कहाँ तक पहुँची? अंत में उसने इस चीज़ को समझा कि जो मेरे दादाजी और पिताजी थे, उनकी जो आक्रोश उनके अंदर भी था, उनके जीवन का जो चक्र रहा, उसमें भी जो दर्द था, जो गुस्सा था, जो नफ़रत थी, वो इस तरीके से बाहर ट्रिगर हो रही थी, बाहर निकल रही थी। तो मेलिसा ने अपने जीवन में एक स्ट्रगल देखी ना, अंधेरा देखा, तब वो अपने दादा और पिता के अंधेरे को समझ पाई। लेकिन ये सारी परिस्थितियों से जब वो गुज़री, तो सामने वाले के मन को पढ़ना, उसके दर्द को समझना उसके लिए कितना ईज़ी हो गया और इस सारे प्रोसेस में उसने खुद को कितना पावरफुल तरीके से हील कर लिया। जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि मान लीजिए 4 लोग रेस में हैं, तो जब आप जानते हैं कि चौथा व्यक्ति लंगड़ा था, तो आपका नज़रिया बदल जाता है।
तो अब जो दर्शकगण रहे होंगे उस चौथे व्यक्ति पर जिन्होंने चिल्लाया होगा, कोसा होगा, उनको कितना तकलीफ़ हुई होगी ना। उन्होंने ये कहा होगा कि अरे! हम कितने गलत थे, हम तो सच्चाई जानते ही नहीं थे। इसका मतलब हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। हम गलत हैं, हमें ऐसे किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने अपने बारे में कहा होगा ना। तब जब उन्होंने ये जाना कि जो चौथा व्यक्ति था वो तो लंगड़ा था। ऐसे ही इसी तरह से एक हीलिंग प्रोसेस से मेलिसा गुजरी, और जब उसने इस चीज़ को समझा कि कितनी दमित, कुचली, नफ़रत, दर्द की भावनाएँ मेरे पिता और दादाजी के अंदर भी थीं, जो इस तरीके से बाहर निकलीं, यहाँ उनको माफ़ी नहीं मिल रही है। यहाँ उनके दर्द को समझा जा रहा है, और ये दर्द को समझना मेलिसा की ना सिर्फ़ हीलिंग पावर को खुद उसके लिए बढ़ा रहा है, बल्कि वो दूसरों तक भी इस हीलिंग पावर को पहुंचा पा रही है। और अब वो लोगों को उस नफ़रत और उस गुस्से और उस भावना के साथ नहीं देखेगी जैसे उसने अपने पिता और अपने दादाजी को देखा, क्योंकि उसकी समझ इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद विकसित हुई। वो जो कार्ल जंग ने एक लफ्ज़ कहे हैं ना कि अ, अंधेरे में ही सोना है। अंधेरा मतलब इतनी नेगेटिविटी से गुजरने के बाद ही हीलिंग होती है, वो परमानेंट होती है। अब यहाँ पर हम उसके दादाजी के और उसके पिताजी के जो लाइफ स्टोरी है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी रही होगी, उनके अपने कुछ लाइफ लेसन रहे होंगे, कुछ अपने उनके संस्कार रहे होंगे, वो एक अलग चैप्टर है। यहाँ पर मेलिसा की बात हो रही है। अब एज ए सोल मेलिसा सब जानती थी कि जिस तरह की मेरे पिता और दादा, मतलब जो आत्माएं हैं, ये आत्माएं जो पिता और दादा का रोल प्ले करेंगी धरती पर, वो पृथ्वी के वातावरण में जाने के बाद इस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। लेकिन वो उनके इस बिहेवियर को सहने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे भी पता था कि इस अंधेरे से गुजरने के बाद वो रोशनी तक पहुंच जाएगी। ये है नज़र का एक अलग तरीके से बात को समझना। यहाँ पर जैसे कि हम सबके जीवन में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उसी अंधेरे से गुज़रने के बाद जो कुछ आपने अचीव किया होगा, वो यकीनन वो होगा जो आप रोशनी में रहते कभी अचीव नहीं कर सकते थे। और उससे भी बड़ी बात, ये मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि जब आप अंधेरों से गुज़रते हैं, मुश्किल दौर से गुज़रते हैं, वहाँ से जो आप समझ लेकर आते हैं ना, वो जैसे आपने वीडियो सुन ली, आपने मेरी वीडियो सुन ली, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गईं, आपने कोई मोटिवेशन वीडियो सुन ली, आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन मिल गई, आपने कोई धार्मिक वीडियो सुन ली, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लग गया। नहीं, नहीं, ये इतना टेम्परेरी नहीं होता, इतना टेम्परेरी नहीं होता। जीवन के अंधेरों से निकलकर जो जीत हासिल होती है, वो परमानेंट होती है। उसको किसी मोटिवेशन की, किसी वीडियो की, किसी ज्ञान की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो रोशनी, वो जो एक पॉज़िटिव पावर आई है मुश्किलों से गुज़रने के बाद, वो परमानेंटली सोल के अंदर इनबिल्ट हो गई है। यही हुआ मेलिसा के केस में। मेलिसा का एक करुणा का भाव, एक जो नफ़रत और क्रोध के पीछे की सच्चाई, किसी की मानसिक स्थिति को समझकर, भावनाओं, वो किस भावना से गुज़र रहा है, उसको समझकर प्यार को जागृत करना, एक नया नज़रिया, नई समझ डेवलप करना। क्या वो ऐसे ही हो जाता? इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन मेलिसा की लाइफ़ में यूँ ही हो जाता? अगर हो जाता ना, अगर यूँ ही हो जाता, अगर ईज़िली हो जाता, हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे ही हैं। हम सबकी लाइफ़ में अगर कुछ बहुत ईज़िली फटक से हमें मिल जाता है ना, बिना किसी एफ़र्ट के, बिना किसी मेहनत के, तो उसकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं होती। हमें लगता है अरे ये ईज़िली मिल गया ना, अरे इसकी कीमत ही कम होगी, इसलिए ईज़िली मिल गया ना। आपके लिए उस चीज़ की अहमियत ही तब होती है जब आप उसे स्ट्रगल के बाद पाते हैं। बस ऐसे ही लाइफ की जर्नी में है। आपकी जो भावनाएँ हैं,